Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 9's NCERT Democratic Politics 1 and we are on chapter 3 Electoral Politics. तो देखिए हम इसमें अभी समझ रहे हैं व्हाट इज़ आर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, हमारा जो सिस्टम है इलेक्शन का वो कैसा है. वी आर डिस्कसिंग दिस. सो इसमें हम पढ़ने वाले हैं वोटर लिस्ट और नॉमिनेशंस ऑफ द कैंडिडेट्स. ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इलेक्शंस कैंपेन, पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं. फॉर टुडे सेशन विल फोकस ऑन वोटर लिस्ट क्या है, नॉमिनेशन कैसे होता है कैंडिडेट्स का, और बाकी की चीज़ें जैसे कि व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन कैसे होता है, पॉपुलर पार्टिसिपेशन क्या है, इलेक्शन आउटकम का एक्सेप्टेंस कितना ज़रूरी है, चैलेंजेस क्या हैं फ्री और फेयर इलेक्शंस के. दीज विल बी डिस्कस्ड इन द अपकमिंग सेशंस. सो देखिए पहले वोटर लिस्ट. तो एक बार कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड कर दी. कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है हम इसको समझ चुके हैं, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड कर दी. अब ये क्वेश्चन आएगा कि who can vote, who will be voting, और कौन वोट नहीं करेगा. अब जैसे कि आपके घर पे कोई एक न्यूली बॉर्न बच्चा है, क्या वोट कर सकता है? वोट नहीं कर सकता है ना. तो ये डिसाइड करना कि क्या एलिजिबिलिटी होगी, ये ज़रूरी है, ठीक है. सो उसी के लिए एक प्रॉपर वोटर लिस्ट बनाई जाती है. डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज़ प्रिपेयर्ड, यानी कि एक लिस्ट बनाई जाएगी कि कौन कौन व्यक्ति है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो कि एलिजिबल है वोट देने के लिए. पहले उसको बना दिया जाएगा और सबको दे दिया जाएगा. ये इस लिस्ट को ऑफिशियली बोला जाता है इलेक्टोरल रोल एंड इट इज़ कॉमनली नोन एज वोटर लिस्ट, ठीक है. सो देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारे डेमोक्रेटिक इलेक्शन का कि हर एक व्यक्ति को इस चीज़ का राइट हो कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाए, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ कर पाए. पहले हमने जब पढ़ा था यूनिवर्सल ऑफ लाइक प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सो इन प्रैक्टिस उसको ऐसे ही लाया जा सकता है ये करके कि 1 पीपल 1 वोट शुड बी देयर और किसी को भी राइट टू वोट डिनाई ना किया जाए, है ना, विदाउट अ गुड रीज़न. अब गुड रीज़न हो सकता है इफ़ अ पर्सन इज ऑफ द लाइक इनकेपेबल ऑफ वोटिंग और इफ़ अ पर्सन इज ऑफ द अनसाउंड माइंड, राइट. तो उस तरह के दैट शुड बी द गुड रीज़न टू डिनाई समवन द राइट टू वोट. अदरवाइज किसी को भी राइट टू वोट डिनाई नहीं करनी चाहिए. एंड डिफरेंट सिटीजन्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मैनी वेज. कुछ रिच होते हैं, कुछ पुअर होते हैं, किसी का एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, कोई इतने एजुकेटेड नहीं होंगे, और हो सकता है कोई एजुकेटेड ही ना हो, है ना. एंड बहुत से काइंड हो सकते हैं. दीज सिटीजन्स आर डिफरेंट बट सारे के सारे क्या हैं? ऑल आर ह्यूमन बींग्स. अब सब ह्यूमन बींग्स हैं, सो एवरी वन शुड हैव देयर ओन व्यूज़. उनके ओन व्यूज़ होंगे, उनके अपनी ज़रूरतें होंगी, एंड दे डिज़र्व द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू से इन द डिसीजन, जो भी डिसीजन उनको इफेक्ट करता है. तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए हमें उनको इक्वल वोट देने पड़ेंगे. हमारे सिटीजन में सारे जो सिटीजन होते हैं हमारे यहाँ कंट्री में जो भी लोग 18 साल पार कर लिए, दे कैन वोट, दे आर एलिजिबल टू वोट, है ना. Every citizen in India has the right to vote regardless of their any of the identity, यानी कि या चाहे वो किसी कास्ट से हो, रिलीजन से हो, जेंडर से हो. If the person is Indian citizen with this particular age, they are eligible to vote. कुछ क्रिमिनल्स हैं एंड पर्सन ऑफ द अनसाउंड माइंड, उनको डिनाई किया जाता है राइट टू वोट, बट ओनली इन अ rare situation. So it is the responsibility of our government to take the names of all the eligible voters put on the voter list. तो responsibility किसकी है? responsibility है गवर्नमेंट की कि भाई वोटर लिस्ट बनाओ, ये डिसाइड करो कौन कौन वोट देने जा रहा है, कौन कौन वोट देने नहीं जा रहा है. सो एज न्यू पर्सनस अटेन वोटिंग एज, ये ज़रूरी है. देखो हो सकता है कि 2020 में ये जो कुछ लोग हैं जो 17 साल के थे, अब 2020 में इलेक्शंस हुए थे, ठीक है. अब हो सकता है 2025 में फिर से इलेक्शंस होने हो, तो ये जो 17 साल की उम्र के लोग थे वो तो 18 से ऊपर हो चुके हैं, है ना. तो ये केस भी होता है. तो ये सारे लोग क्या हो जाएंगे? ये सारे लोग एलिजिबल हो जाएंगे नाउ वोटिंग के लिए. तो जिन्होंने भी वोटिंग एज अटेन कर ली है उनके नाम वोटर लिस्ट में अपडेट होने चाहिए. और ऐसे लोग होंगे जो कि जिनकी डेथ हो गई है उनके नाम डिलीट भी होने चाहिए, है ना. अदरवाइज़ हो सकता है कि डेथ के नाम पे कोई जो है वोट देने आ जाए, तो ये भी तो हो सकता है ना. सो कंप्लीट रिवीजन चाहिए होता है हर 5 साल में जब भी वोटिंग होने वाली हो. और ये इंश्योर किया जाता है कि ये जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट है,
वो अप टू डेट रहे। ठीक है, कुछ साल पहले एक नया सिस्टम आया था एपिक का। ठीक है, एपिक क्या है? एपिक है इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया। सो गवर्नमेंट ये हर एक वोटर लिस्ट में आने वाले नाम वाले पर्सन को ये कार्ड देने की कोशिश करती है। ही और शी विल हैव टू रिक्वायर टू कैरी हिज और हर कार्ड व्हेन, जब भी वो वोट देने जाएं, है ना। और ये इसीलिए इंश्योर किया जा रहा है कि कोई उनके बिहाफ में वोट ना दे। सो ये जो कार्ड है कंपलसरी नहीं होता वोटिंग के वक्त पे। वोटिंग के टाइम पे आप दूसरा आईडी प्रूफ भी दिखा सकते हो, जैसे कि राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा, बट एपिक इज़ देयर। और अभी अभी रिसेंट में बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड जो है वो देने लगे हैं। ठीक है, सो अभी जो है इलेक्ट्रॉनिक भी हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है यानी कि आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में ये मिल जाएगा, जिसमें कुछ क्यूआर स्कैन कोड वगैरह होंगे, तो आप अपने फ़ोन पे, अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे इसको रख सकते हो और मूव कर सकते हो। नाउ द अदर थिंग इज़ नॉमिनेशन कैसे होता है कैंडिडेट्स का, यानी कि जो भी लोग इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं उनका नॉमिनेशन कौन करेगा, है ना। हमने देखा कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में हमारे पास जो है, यानी कि पीपल के पास है अच्छी चॉइस और रियल चॉइस। ये तभी हो सकता है कि जो इलेक्शन लड़ने वाला है उसके पास क्या हो, उसके पास कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना हो। ही विल बी फ्री टू कंटेस्ट इन दैट इलेक्शन। सो दिस इज़ व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड्स। यही हमारा सिस्टम प्रोवाइड करता है कि जो भी एलिजिबल है वोट देने के लिए वो कैंडिडेट भी बन सकता है ना। बट थोड़ा एज में डिफरेंस होता है, यानी कि अगर आप जो जनरल इलेक्शंस के लिए पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो तो आपको 25 साल का होना ज़रूरी है। वोटिंग में आपको 18 साल होना चाहिए, और कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, जैसे कि क्रिमिनल्स पे, तो वो बहुत ही एक्सट्रीम केसेस पे अप्लाई होते हैं। ऑल दो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करते हैं, अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करते हैं, है ना। बताएंगे कि भाई हमारी पार्टी से ये इंसान जो है वो खड़ा होगा, उसको पार्टी सिंबल मिल जाएगा, सपोर्ट मिलेगा पार्टी का। ठीक है, उसको पार्टी की टिकट मिलती है। आपने सुना होगा ना कि ये पार्टी से किसको टिकट मिली, वो पार्टी से किसको टिकट मिली, तो यही होता है टिकट सिस्टम। नाउ every person who wishes to contest in elections has to fill a nomination form. अब जो भी contestant, suppose ये है बीजेपी, कांग्रेस, आप, ओके। सो बीजेपी से एक जो कैंडिडेट खड़ा हुआ, कांग्रेस से एक जो कैंडिडेट खड़ा हुआ, आप से एक कैंडिडेट खड़ा हुआ। अब मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मुझे इससे भी नहीं खड़ा होना, इससे भी नहीं खड़ा होना, इससे भी नहीं खड़ा होना, लेकिन मुझे कंटेस्ट करना है, तो ही हैज़ द राइट टू कंटेस्ट, सो ही विल ऑल्सो बी कंटेस्टिंग। तो क्या करेंगे, नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे, ओके। ये नॉमिनेशन फॉर्म फिल करेंगे और कुछ सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करेंगे। उसके साथ नया सिस्टम चालू हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये चीज़ें स्टार्ट की गई हैं लीगल डिक्लेरेशन की। सो सीरियस लोगों को ना जो एक लीगल जो डिक्लेरेशन है वो भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी कि उनके पीछे क्या क्रिमिनल केसेस पेंडिंग चल रहे हैं और उनके पास कितना एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटी है कैंडिडेट्स के पास या फिर उनकी फैमिली के पास। देखो ये क्यों चेक कर रहे हैं, ये इसलिए चेक करें कि हो सकता है कि भाई पावर में आने के बाद वो बहुत अमीर बन जाए, तो टू चेक कि ये जो इलेक्शंस के पहले, जीतने के पहले उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उनकी फैमिली के पास कितनी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं, और होने के बाद, यानी कि जीतने के बाद, इलेक्शंस ख़त्म होने के बाद, टेन्योर होने के बाद बेसिकली उनके पास क्या होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी ये आपको जो है रखनी पड़ेगी। ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक करनी पड़ेगी, क्योंकि वोटर्स के पास डिसीजन मेकिंग के लिए वोटर्स शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड। ये बात याद रखनी है। अब इन्फॉर्मेशन तो उनके सामने होनी चाहिए, तभी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी रहेगी। सो दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू वोटर्स टू मेक देयर डिसीजंस ऑन द basis of the information provided by the candidates itself. So I hope you understood these 2 points, the voter list and the nomination of the candidates. In the next session, we'll try to understand the election campaign and pooling and counting of votes. ये कैसे होता है, that we'll be discussing in the next session. And in the upcoming session, we will try to understand what makes election in India democratic. भारत में इलेक्शंस कैसे डेमोक्रेटिक बन सकते हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंट होना, पॉपुलर पार्टिसिपेशन कैसे होता है, और इलेक्शन के आउटकम्स को अगर लोग एक्सेप्ट नहीं करें तो क्या क्योस हो सकता है, और देयर आर अदर थिंग्स, स्पेशली द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. These will be discussed in the upcoming session, and if you like this session, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download Sprint UPSC app to practice book, chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books or watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly.
So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is a perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए, साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक्स पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।